नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बेंच में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला लेसन हमारा चला हुआ है संख्याओं पर संक्रियाएं। और दोस्तों, अब तक हम इसमें कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और आज की क्लास का हमारा पहला सवाल रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 यानी कि 85। और दोस्तों, इसी से आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज की क्लास। तो सवाल है दोस्तों ये कि संख्याओं 1 3 5 7 डॉट 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 25 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए, आखिर ये क्या चाह रहा है, हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं 25 तक नहीं जाता, मैं शुरुआत में 1 और 3 की बात करें तो अगर दोस्तों हम 1 और 3 की बात करें तो इनकी गुणा कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर मैं 5 तक जाऊं तो 1 गुणा 3 गुणा 5, तो दोस्तों 1 गुणा 3 है ना, 3 और 5 15। तो दोस्तों इस तरीके से। तो दोस्तों चलिए कुछ ऐसे नंबर लेता हूँ मैं, जैसे 2 गुणा 15 है। तो देखिए दोस्तों, 2 15 दूनी 30 और यहाँ पे जैसे एक शून्य आ गई है। तो ऐसे ही कुछ इस सवाल में कहा कि भाई इनको अगर गुणा करें तो गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने नंबर लिया था, 1 2 और 1 15 और इसमें गुणा करके दिखाया। तो 15 दूनी 30। तो देखिए दोस्तों, दाईं ओर शून्यों की संख्या का मतलब समझे, जैसे यहाँ कितनी है दोस्तों, एक शून्य आई है। तो इसी तरीके से हो सकता है दोस्तों आप 4 गुणा 25 कर रहे होते और 25 चौके 100 आ जाता आपका, और तब दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाती, 2 हो जाती। लेकिन दोस्तों हमें इनमें नहीं बताना, हमें तो इनमें बताना है। केवल मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में जो शून्यों की संख्या है उसका क्या मीनिंग है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी गुणा में कहें तो इसमें एक भी जीरो नहीं है। देखिए कोई जीरो नहीं है, आखिर में कोई नहीं है ना। उसको गणित की भाषा में दोस्तों क्या बोलते हैं कि जीरो की संख्या ही क्या है, जीरो है ना दोस्तों। अगर जीरो नहीं आई है और दोस्तों उनकी गिनती बतानी हो कितनी आई, तो कोई नहीं आई, कोई नहीं आई तो उसे आप क्या कहोगे, जीरो कहोगे, एक जीरो कहोगे, दो कहोगे या तीन कहोगे। तो जब कोई नहीं आती तो उसे क्या कहो आपने, कोई नहीं अर्थात जीरो। अगर एक आई तो जीरो यानी कि एक आंसर, अगर दो जीरो आई तो आपका आंसर कितना, दो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको बताना है। खैर फिलहाल तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाने का प्रयास किया। आइए दोस्तों, अभी इसे समझते हैं कैसे हम इसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल क्या पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जीरो कब आती है किसी भी संख्या के अंत में। तो देखिए दोस्तों, जब जब 2 की और 5 की गुणा होती है तभी आपके अंत किसी संख्या में है ना, गुणा करने के जो संख्या बनती है उसमें अंत में दोस्तों क्या आती है, शून्य आती है। जितने 2 के होंगे, जितने 5 के होंगे, उतनी ही दोस्तों क्या बनेगी, जीरो बनेगी। देखिए 2 पंजे 10। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 और 3 में बनी थी जीरो, नहीं बनी। 1 और 3 और 5 में नहीं बनी। क्यों नहीं बनी कि देखिए यहाँ तो ना 2 है ना 5 है, इसमें 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं था। अब अगर इसे आप गौर से देखोगे ना, 2 और गुणा 15 दरअसल जो था 15 जो है दरअसल वो 5 15 है दोस्तों। तो 2 पंजे 10 की तो एक जीरो बनी थी और 3 जो का तो था 3 ढाई 30 हुआ था। अब देखिए दोस्तों, अगर 4 और 25 में ये 100 में 2 जीरो कैसे बनी थी, दरअसल दो ये जो 4 है दोस्तों वो 2 गुणा 2 है, और जो 25 है वो क्या है, 5 गुणा 5 है। तो 1 2 और 1 5 की गुणा 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, 2 पंजे कितना 10, और 1 2 और 1 5 मिलकर दोस्तों 2 पंजे 10, और 10 गुणा 10 ही क्या है, 100। तो कहने का मतलब है दोस्तों, किसी संख्या की गुणा में जीरो अंत में केवल तभी बनती है जब 2 की और 5 की गुणा हुई हो, चाहे वो आपको सीधे दिखाई दे ना दिखाई दे। जैसे कि दोस्तों आपने एक नंबर 4 लिखा और एक आपने लिख दिया 15। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर ना एक, वैसे तो 2 2 के हैं, 2 गुणा 2 है, और इसके अंदर क्या है, 5 गुणा 3 है। और क्योंकि दोस्तों 1 2 और 1 5 की गुणा 2 5 10 बैठेगा, बाकी जो का तो 2 3 6 अर्थात 60 बैठ जाएगा, गुणा 15 चौके 60। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, जो जीरो बनी वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि जो जीरो है दोस्तों, जब जीरो गुणा में जीरो अंत में दोस्तों है ना कैसे बनेगी, जब 2 की और 5 की क्या होगी दोस्तों, गुणा होगी। अब गौर करिए दोस्तों, इन्होंने हमें जानबूझ के कौन सी संख्याएं दी है, 1 3 5 7 डॉट डॉट का मतलब क्या है, इसी तरीके से, अर्थात दोस्तों ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, विषम संख्याएं। और दोस्तों विषम संख्याओं की खासियत यह होती है, ये 2 से नहीं कटती है ना दोस्तों, ये 2 से विभाजित नहीं होती, अर्थात इनके गुणनखंड में आपको कभी भी 2 नहीं मिलेगा दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों इन एग्जाम्पल्स को अगर मैं हटाऊं और केवल विषम संख्या वाले ही लूं कि भाई देखिए 1 और 3 लिया तब 3 आया, 1 और 3 5 लिया तो 15 आया। अगर आप इसी तरीके से और भी ले लें, 1 3 5 और 7 भी ले लें दोस्तों, तो देखिए
एक तिया 3 5 15 7 105 भी करेंगे दोस्तों, तब भी आपके अंत में शून्य की संख्या, बीच में नहीं कह रहा दोस्तों, आखिर में तो नहीं आई ना, ठीक है। इसी तरीके से आप 9 करें, है ना, 1 3 5 7 और 9 तक गुणा करें, इसी तरीके से दोस्तों आप 11 तक करें, तो दोस्तों कभी भी अंत में शून्य नहीं आएंगी, ठीक है। इस सवाल का आंसर सिर्फ 1 सेकंड का है दोस्तों, केवल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अंत में शून्यों की संख्या एक भी नहीं आएगी। 1 3 5 7 क्यों नहीं आएगी दोस्तों? क्योंकि सभी के सभी क्या है, विषम है। इनमें क्या होगा, 5 आ जाएगा, आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे तो 9 फिर 11, ऐसे ही दोस्तों 15 आ जाएगा। तो ऐसे कई नंबर होंगे जिनमें 5 मिलेगा आपको, जैसे 5 आ जाएगा, आगे ऐसे 15 मिल जाएगा, ऐसे 25 में भी 5 है। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये सारे के सारे विषम हैं, और विषम वे होते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, और दोस्तों जब ये 2 से नहीं कटते हैं तो इनमें किसी भी संख्या के अंदर 2 एज ए गुणनफल बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, गुणनखंड के रूप में वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और दोस्तों जब तक 5 के साथ 2 की गुणा नहीं होगी तब तक 10 का तो निर्माण होगा नहीं, अर्थात 0 तो बनेगी नहीं। 5 तो कहीं मिल जाएंगे आपको, लेकिन 2 तो एक भी नहीं मिल रहा, और अकेले 5 से गुणा आप, है ना दोस्तों, करके 0 प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों 2 और 5 है, ठीक है दोस्तों, तो 2 की पावर मतलब 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, तभी जाके क्या होता है दोस्तों, 0 बनती है अंत में। और दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपको ये बात हमेशा याद रखनी है आज के बाद, कि अगर आप विषम संख्याओं की गुणा करें, ऐसा नहीं कि 25 तक ही, कहीं तक भी, चाहे आप 1 से लेकर दोस्तों, है ना, ये 3 5 और कहाँ तक कर ले, 99 तक कर ले, तब भी कोई 0 नहीं बनेगी। आप 999 तक कर ले दोस्तों विषम संख्याओं की, क्योंकि विषम में दोस्तों 2 नहीं मिलेगा, 5 तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। और कहीं तक भी कर लें आप, अंत में एक भी कोई शून्य नहीं आएगी। गुणा करने पर जो नंबर आएगा उसके आखिर में एक भी 0 नहीं आ सकती कभी भी, क्योंकि इनमें कभी भी आपको क्या नहीं मिलेगा दोस्तों, 2 नहीं मिलेगा। इनके अंदर आपको 2 जो है वो गुणनखंड के रूप में दोस्तों नहीं मिलता, गुणनखंड नहीं मिलता है। और दोस्तों क्योंकि 2 नहीं मिलता है विषम संख्याओं में, इसलिए दोस्तों 5 मिलने से क्या होगा, बिना 2 के 5 जो है दोस्तों गुणा करके 0 बना ही नहीं सकता। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कहेंगे, कोई शून्य नहीं बनेगी, कोई नहीं बनेगी, इसलिए इसका आंसर क्या देंगे दोस्तों, कोई नहीं मतलब क्या, 0। शून्यों की संख्या ही क्या होगी दोस्तों, 0। तो उम्मीद है दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि विषम संख्याओं की गुणा करके अंत में कभी भी आपको शून्य प्राप्त नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों है ना आपको 2 नहीं मिलता है, 5 तो मिल जाता है गुणनखंड के रूप में, लेकिन 2 गुणनखंड के रूप में नहीं मिलता है, और 2 और 5 की गुणा के बिना कभी भी 0 नहीं बनती है गुणा में। तो उम्मीद है आपको ये बात जरूर समझ में आई है। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ ए, और बढ़ देंगे अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंक 3 हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, किसी संख्या को, और वो संख्या इनमें से ही कोई ना कोई है, क्योंकि ऑप्शन में यही लिखा है, ऐसी सबसे छोटी संख्या बतानी है ना हमें। और क्या कहा दोस्तों, को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के जो सभी अंक आए वो 3 ही आने चाहिए दोस्तों, प्रत्येक अंक 3 आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों गुणा करके देखते हैं बारी बारी से। हम मानते हैं हमारा आंसर क्या है दोस्तों, फिलहाल ए मानते हैं कि ए आएगा नहीं। तो इसमें है 4 7 6 1 और 9, ठीक है दोस्तों। तो इस पर ट्राई करते हैं, और दी गई में से ये फिलहाल दोस्तों सबसे छोटी हुई संख्या भी है, तो इसी को ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो देखिए 7 9 63, ये 3 है दोस्तों, 6 हासिल गए, 7 एकम 7 और 6 कितने दोस्तों, 13। अब दोस्तों हासिल कितना गया, 1। अब बताइए 7 6 42 और 1 हासिल गए, 43 हुए दोस्तों। हासिल कितना गया, 4 गया। 7 7 49 और 4 कितने दोस्तों, 53। हासिल कितने तक गए दोस्तों, 5 गए। और 7 चौक 28 और 5 कितने दोस्तों, 33। और आपकी गुणा भी पूरी हो चुकी है। तो बताओ दोस्तों, पहली संख्या 47 619 में जब हमने 7 से गुणा किया तो क्या प्रत्येक अंक आपको 3 ही मिला है, जैसा कि इस सवाल में कहा, बिल्कुल मिला है दोस्तों। इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, ए ही हुआ। जब ए से ही गुणा करके सभी अंक आपको 3 मिले तो आपका आंसर भी यही हुआ। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या कहा है, संख्याओं है ना 2272 2272 तथा 875 को एक 3 अंकों की संख्या है दोस्तों, जिसे आपने n कहा है, n से भाग देने पर, वो 3 अंकों की संख्या को ही दोस्तों यहाँ n कहा है, से अगर भाग देने पर बराबर शेषफल बचे। कैसे दोस्तों शेषफल बराबर, तो प्राप्त होते हैं, तो n के अंकों का योग कितना होगा,
तो वो जो 3 अंकों की संख्या है जिससे अगर इन दोनों को भाग दिया जाए तो शेषफल जो बराबर ही आए। मान लो इसको भाग दें तो यहाँ भी 2 शेषफल आए, इसको भाग दें तो यहाँ पे भी फिर 2 ही आना चाहिए। जो यहाँ पे यहाँ 3 आए तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 1 आए तो यहाँ पे भी 1 आए, बराबर ही शेषफल है दोस्तों, है ना। तो जो 3 अंकों की संख्या है उसके अंकों का योग बताना है। तो कुल मिला के दोस्तों पहले आपको वो 3 अंकों की संख्या प्राप्त करनी होगी जिससे कि इन दोनों को अगर भाग दें तो बराबर शेषफल आपका आए, तभी दोस्तों आपके उसके अंकों का क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों चलिए पहले आप एक बात जानते हैं, है ना, सीखते हैं पहले हमें कि बराबर शेषफल का क्या हिसाब है। पहले हम बात करेंगे दोस्तों बराबर शेषफल कि हम ऐसी संख्या का कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिससे भाग देने पर हमेशा दोस्तों दी गई संख्याओं में बराबर शेषफल बचे। तो देखिए दोस्तों मैं ना यहाँ 2 संख्या लेता हूँ, छोटे वाली ले लेता हूँ, 18 लिया, और एक दोस्तों मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 22। ठीक है, ये 2 संख्याएं मैंने ले ली है यहाँ पे, एक 18 और दोस्तों कितना 22। और मैं एक ऐसी संख्या चाहता हूँ जिनसे अगर इनको भाग दिया जाए तो दोस्तों बराबर शेषफल बचे। आपका क्या बचे, बराबर शेषफल। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, केवल इनका अंतर कर लेना है। क्या करना है, अंतर। अब देखिए अंतर कितना है दोस्तों आपका इनका, देखिए बताइए 22 में से 18 घटा लिया आपने, घटाना ही तो दोस्तों क्या है अंतर, बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना ही अंतर है। तो दोस्तों 22 में से 18 गए तो कितना आया, 4। अब देखिए दोस्तों जो ये अंतर की संख्या आई है आपकी 4, अगर आप इससे 18 को भाग दें तो देखिए क्या बचेगा, 4 चौक 16। तो आपका शेषफल कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। समझ पा रहे हैं आप बात को। इसके अलावा दोस्तों इस 22 को अगर आप 4 से भाग दें तो आपका शेषफल क्या बचेगा, देखिएगा जरा, 4 पंजे 20। यहाँ पर भी दोस्तों आपका शेषफल कितना बचा है, 2 ही बचा है। तो देखिए जब हमने अंतर किया 18 और 22 का और हमें एक संख्या मिली 4, और उससे अगर हम इसे भाग दे रहे हैं तो देखिए शेषफल क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। और भी संख्याएं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं एक संख्या ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 61 ले लेता हूँ, और दोस्तों एक संख्या ले लेता हूँ मैं 74। ठीक है दोस्तों 74 ले लेते हैं। तब देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ पर भी अंतर करें दोस्तों, अंतर कर लीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा अंतर, 13 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब भाग देंगे आप जरा, तो 61 को भाग दीजिएगा, 13 चौके 52, है ना दोस्तों, 13 पंजे 65 तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो बताइए कितना बचा, 9 बचा। तो दोस्तों वहीं अगर आप 74 को भाग दें तो 13 पंजे 65, तो देखिए दोस्तों आपका शेषफल यहाँ भी कितना है, 9। तो दोस्तों अंतर वाली संख्या से अगर दी गई संख्याओं का आप भाग करते हैं तो दोस्तों आपका जो शेषफल है वो क्या आता है, बराबर आता है। बराबर शेषफल, समान शेषफल आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए एक और चीज़ आप यहाँ पे गौर करिएगा, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अभी 75 ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, इनका अंतर अब कितना होगा, 14 हुआ दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर 14 से भाग दिया जाए 61 को तो बताओ दोस्तों 14 चौके 56 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना शेषफल बचने वाला है, 5 बचने वाला है दोस्तों। यहाँ से भी देख लीजिए, बताओ 14 पंजे 70 हो गए। चलिए मैं दोस्तों दोबारा से इसको है ना पूरी ही कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ कि भाई 61 और 75 है तो उनका अंतर कितना है दोस्तों, 14 आया है। और अब हम इसको भाग देंगे, 61 को दे लेते हैं, तो 14 चौके 56। तो देखिएगा जरा यहाँ पे 11 में से 6 गए, कितने बचे हैं दोस्तों, 5 बचे हैं। अब वहाँ 75 को अगर हम भाग देंगे दोस्तों तो 14 पंजे 70, तो दोस्तों शेषफल कितना बचा है, यहाँ भी 5 बचा है। तो देखिए यहाँ भी 5 बचा है, यहाँ भी। तो इसमें नया क्या बताना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, देखिए ये अंतर था, और अब अंतर तो आपको बात समझ में आएगी कि अब अगर अंतर करें तो भाग दे तो बराबर शेषफल आता है। इसके अलावा अगर इस आप अंतर के गुणनखंड करते हैं, जैसे मैं यहाँ 7 गुणा 2 करूँ दोस्तों, और अब अगर मैं 7 से भाग दूं या फिर 2 से भाग दूं, दोनों ही अवस्था में अब भी आपके शेषफल जो है दोस्तों वो समान ही आएंगे। आप करके देख सकते हैं, मैं 7 से भाग देकर आपको दिखाता हूँ। अगर मैं 61 को 7 से भाग दूं दोस्तों तो बताओ 7 8 56, है ना, और यहाँ पे आपको जो शेषफल है दोस्तों वो कितना बचेगा, 5। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ देखिएगा ध्यान से, 7 ढाई 70। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ भी शेषफल कितना बचा, 5। तो दोस्तों न केवल अंतर से बल्कि अंतर के गुणनखंड से भी अगर आप भाग देंगे संख्याओं को तब भी आपके जो शेषफल हैं दोस्तों वो क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात जो है आप अच्छे से समझ गए हैं और सीख गए हैं, और इसी बात का जो है दोस्तों हम फ़ायदा उठाने वाले हैं इस क्वेश्चन में कि भाई हमें ये बात पहले से पता है। हमें पता है कि अगर संख्याओं को आपस में घटा लें, उनका अंतर कर लें, तो दोस्तों उससे भाग देने पर जो है शेषफल आपको बराबर ही आता है। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे 2 संख्याएं दिख ही रही हैं, एक 2272 और एक कितना 875। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका अंतर करेंगे, और उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है कि हम अंतर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता लग गया है कि अंतर
है ना, वो संख्या होती है जिनसे अगर इसको भाग दिया जाए तो समान शेषफल बचता है। तो 12 में से 5 गए दोस्तों कितना 7, यहाँ 16 में से 7 गए दोस्तों कितना 9, और दोस्तों यहाँ पे कितने बचे 11, है ना, और 11 में से 8 गए तो कितने बचे दोस्तों 3, और यहाँ पे कितने बच जाएंगे दोस्तों 1। तो 1397 जो है दोस्तों अंतर आया। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप कहें कि मैं भाग देकर दिखाऊं, देखिए दोस्तों इससे भाग करोगे जो आपका शेषफल आएगा वो 875 होगा। और दोस्तों अगर इसको भाग दोगे, अगर छोटी संख्या को भाग देते हैं तो वो छोटी संख्या खुद ही आपका क्या हो जाती है शेषफल। खैर दोस्तों, हमारे काम का ये अंतर नहीं है फिलहाल, वो क्यों नहीं है वो समझते हैं। एक 3 अंकों की संख्या जो है दोस्तों वो n है, जबकि इन्हें घटाने पे जो संख्या आई है, जो अंतर आया है, वो कितने अंकों की है, वो 4 अंकों की है दोस्तों। तो हमें तो चाहिए थी 3 अंकों की संख्या, लेकिन दोस्तों हमें ये बात तो समझ में आ गई थी कि भाई अगर हम अंतर करते हैं और इससे भाग दें तो समान शेषफल बचेगा। लेकिन हम यहाँ पे इस संख्या को कंसिडर नहीं कर सकते n के रूप में, क्योंकि वो n जो है वो 3 अंकों की संख्या है। तो हम दोस्तों हमें एक बात और समझी थी, भाई अगर अंतर से भाग दी तब भी, और अगर उसके गुणनखंड से भाग दी तब भी क्या आता है, समान ही शेषफल आता है। तो हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर देंगे। जैसे मैं इसे 11 से भाग कर दूं तो 11 एकम 11 दोस्तों, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22 और 11 सते 77। तो 1397 को 11 गुणा 127 लिखा है, इसने आपने इसके क्या कर दिए फैक्टर। अब अगर आप चाहें ना 11 से इसे भाग दे लें, 11 से इसे भाग दें, दोनों अवस्था में आपका शेषफल समान आएगा। इसके अलावा आप 127 से इसे भाग दें, इसको भाग दें, आप देख सकते हैं ट्राई करके, तो आपका शेषफल जो है दोस्तों दोनों ही अवस्था में समान आएगा। अब देखिए दोस्तों, इससे भाग दे तो भी समान शेषफल, इससे आएगा तो भी समान शेषफल, और इससे भाग देंगे तो भी क्या होगा आपका समान शेषफल, अर्थात बराबर ही शेषफल आएगा दोस्तों, बराबर शेषफल। और दोस्तों मैंने इसको सर्किल इसलिए कर दिया है, इस पर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि यह एक 3 अंकों की संख्या है और इस संख्या से अब इनको भाग दिया जाए तो आपका शेषफल समान आएगा ही इस मेथड के अनुसार। तो 3 अंकों की संख्या देखिए आपको कितनी आसानी से मिली। तो दोस्तों देखिए, पहले तो हमने कॉन्सेप्ट समझा, फिर देखिए दोस्तों सवाल में तो बहुत छोटा सा काम था, अगर हम पहले से इन चीज़ों को जानते हैं। इन्हें घटा लिया, ये आया, ये एक 4 अंकों की संख्या आ गई, हमने इसके भी टुकड़े कर दिए और इनमें से हमें एक 3 अंकों की संख्या मिली, कितना 127। और यही जो है दोस्तों हमारा किसका काम करेगी, n का। और दोस्तों हमें क्या बताना है, n के अंकों का योग। तो इसके अंक क्या है, 1 2 और कितना दोस्तों 7। तो 7 और 2 9 और 1 कितना 10। तो अंकों का योग जो है दोस्तों वह कितना आया है, 10 आया है। इसलिए आपका आंसर दोस्तों क्या हुआ, ए हुआ। और उम्मीद है आपको ये तरीका जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए दोस्तों क्या कहा, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब आप जानते ही हैं, और दोस्तों समपूर्णांक, सम मतलब जो 2 से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। दोस्तों ये क्या है, दो क्रमागत समपूर्णांक। दोस्तों ये समपूर्णांक है। और दो क्रमागत कैसे, जैसे कि आप इन दो को ले सकते हैं दोस्तों, आप इन दो को ले सकते हैं क्रमागत में, इन दो को क्रमागत कह सकते हैं, इन दो को क्रमागत कह सकते हैं, इस तरीके से। तो दोस्तों आप 2 और 4 को क्रमागत कह सकते हैं। चलिए मैं पहले बड़ा और बाद में छोटा लिख लेता हूँ। आप 6 और 4 को दोस्तों क्रमागत कह सकते हैं, आप 8 और 6 को क्रमागत कह सकते हैं, 10 और 8 किसी इनमें से आप, है ना, और भी दोस्तों आगे भी है ना, काफ़ी दूर तक आप जा सकते हैं, मैंने कई पेयर यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये दोस्तों दो क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों देखिए मैं इन्हीं पे ये जो है अप्लाई कर देता हूँ। इन्होंने कहा समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर। तो दोस्तों देखो इनके क्या वर्गों का और उसका क्या अंतर, इसीलिए मैंने बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में लिख ली थी दोस्तों, कि वर्गों का अंतर करना पड़े तो पहले ही बड़ी संख्या पहले लिखी हो। तो देखिए 4 का वर्ग कितना 16 और 2 का वर्ग कितना दोस्तों 4, और ये घटा के कितना आएगा दोस्तों 12 आएगा। अब देखिए दोस्तों 12 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी और 7 से भी। और दोस्तों किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा हमें बताना है, हमें तो एक ही आंसर देना है। और फिलहाल तो बस ये 7 से हमें कटता नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों इस वाले जोड़े से हमें ये नहीं समझ पाया कि इनमें से सही आंसर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम एक और को ट्राई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इससे कुछ मदद मिलेगी हमें। ये दो क्रमागत है समपूर्णांक, इनके वर्गों का अंतर करते हैं। तो 6 का वर्ग किया तो 36, 4 का किया तो दोस्तों कितना 16, और 36 में 16 घटाएं तो दोस्तों कितना है 20। अब देखिए दोस्तों 20 जो है ना 3 से कटता नहीं 6 से। तो दोस्तों इस तरीके से आपके दो ऑप्शन और कट गए। और ये जो है दोस्तों देखिए ये 12 भी 4 से कट रहा है, 20 भी 4 से कट रहा है। और चाहे तो आप एक और ट्राई कर सकते हैं, है ना। आप 8 का वर्ग करिए कितना 64, और आप 6 का वर्ग करिए दोस्तों 36।
अब घटाइए, 14 में से 6 गए कितने 8, और 5 में से 3 गए तो दोस्तों 2। अब भी ये 4 से कटेगा, देखिए ये भी 4 से कट जा रहा है, ये भी 4 से कट जा रहा है, ये भी, और 3 बार अप्लाई हो चुका है रूल, और 3 बार तो दोस्तों अगर कोई चीज़ अप्लाई हो जाए वो तो रूल ही बन जाता है एक तरीके से। तो ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये जो है दोस्तों यानी कि 2 क्रमागत संपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निश्चित रूप से किससे कटेगा 4 से। बस आपको 3 पेयरों पे दोस्तों थोड़ा सा फास्टली वर्क करना है। यहाँ तो हमने आराम आराम से किया, पहले अपनी संपूर्णांक समझी, फिर उनके वर्गों का अंतर निकाला और देखा कि कौन से ऑप्शन है जो सही तरीके से सभी पे फॉलो हो रहे हैं, और 4 जो था दोस्तों सभी को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, इसलिए हमने आपका आंसर बी का चयन किया इस सवाल में। उम्मीद है क्वेश्चन बात आपको ये समझ में आ चुकी है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या कहा दोस्तों। कहा है 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा। तो अभी जो हमने पिछला ही क्वेश्चन किया है दोस्तों, वहाँ क्या था, केवल यहाँ पे सम पूर्णांक था, इस बार क्या कहा विषम पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, और पिछले सवाल की ही तरह इसको भी हम ऑप्शन की ही सहायता से कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ना 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों को देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं विषम पूर्णांक अर्थात वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 और दोस्तों इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों 2 क्रमागत आप इन 2 की बात कर सकते हैं, इन 2 की बात कर सकते हैं, इन 2 की बात कर सकते हैं, इनकी बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और पहले की तरह आप ना बड़े संख्या को पहले लिख लो और छोटी को बाद में। तो 3 1 हो सकता है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, और दोस्तों आपका 5 और 3 हो सकता है, 7 और 5 हो सकता है। इस तरीके से दोस्तों हो सकते हैं आपके 2 क्रमागत विषम पूर्णांक। उनके वर्गों का अंतर किस संख्या से विभाजित होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके वर्गों का अगर मैं अंतर करूं, 3 का वर्ग कितना 9, और 1 का वर्ग कितना दोस्तों 1, और ये घटाया तो कितना 8। जब 8 है दोस्तों ना 3 से कटता, ना 6 से, ना 7 से। और ये देखिए कितना आसान हुआ, क्योंकि हम पहले ही उस ट्राई करने पे दोस्तों, पहली बार के में ही ट्राई करने पे हमें क्या है, आपका आंसर मिल चुका है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों 8 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, 5 के वर्ग में से अगर 3 का वर्ग घटा है तो 5 का वर्ग कितना दोस्तों 25, और 3 का वर्ग कितना 9, और घटावें तो दोस्तों कितना 16। तो हमें पहली बार के में ही दोस्तों यहाँ पे पता लग गया था कि यहाँ पे जो संख्या है वो किससे कटेगी, केवल 8 से, ना 3 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से। आप इसमें भी ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ पे भी पता लगेगा दोस्तों कि निश्चित रूप से है ना 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर किससे कट रहा है 8 से कट जा रहा है। 7 से 3 49, और दोस्तों 5 5 25, और घटाइए जरा, देखिए 9 में से 5 के कितने दोस्तों 4, और यहाँ 2, तो 8 से बताइए, 8 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो प्रत्येक संख्या 8 से कट जा रही है। पहले में ही पता लग गया था दोस्तों, अगर इन तीनों से तो नहीं कटा, केवल इसी से कटेगा। तो आप पहली बार के में आप निशान लगा सकते थे, आपका डी ऑप्शन होगा। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। इसमें कहा है दोस्तों यदि n एक प्राकृत संख्या हो, n कैसी हो दोस्तों, एक प्राकृत संख्या। तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, कि n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके से दोस्तों है ना n के मान हो सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या अर्थात गिनती की संख्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट, है ना दोस्तों। तो 6n स्क्वायर प्लस 6n निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा। किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों, 6n स्क्वायर प्लस 6n के बारे में। ये किससे कटेगा अगर n क्या हो, पूर्ण संख्या हो, नहीं प्राकृत संख्या हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ना बारी बारी से ट्राई करना है कि आप सबसे पहले n बराबर 1 लें और इसका मान निकालिए। तो दोस्तों 6, n का मान आप 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 6, और ये 1 रखा, देखिए 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, और 1 की गुणा 6 में 6, और दोस्तों ये 6 हुआ, और 6 एकम ये भी 6 हुआ, और इस तरीके से दोस्तों n का मान 1 रखने पे इसका मान 12 आया है। देखिए दोस्तों अब 2 रखिए, है ना, आपने 1 तो रख लिया, अब 2 रखिए, n बराबर क्या रख लीजिए 2 रख लीजिए। देखते हैं 2 से क्या आता है, तो 6, और दोस्तों n का मान कितना 2, 2 का वर्ग करिए प्लस 6, और यहाँ पे 2 रखा। अब बताओ ये 6, 2 का वर्ग कितना दोस्तों 4, और ये 6 दूनी 12, ये कितने होंगे 6 चौक 24, और दोस्तों ये कितने होंगे 12, और दोस्तों ये कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों n बराबर 3 भी रख लीजिए, 3 मान तो आप जरूर रख लीजिए ना, फटाफट से 3 मान रख लीजिए। 6, और ये दोस्तों कितना 3 का वर्ग, और प्लस दोस्तों ये 6, और ये कितना 3, ये 6 और ये 3 का वर्ग कितना दोस्तों 9, प्लस 36 18, 9 6 54, और दोस्तों 18 है ना, तो 8 4 12 है ना दोस्तों, ये कितने होंगे 72। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे जब आपने n का मान 1 रखा, पहली प्राकृत संख्या, तो इसका मान 6n स्क्वायर प्लस 6n का मान कितना है 12 आया है। जब आपने n का मान 2 रखा तो इसका जो सॉल्यूशन आया दोस्तों कितना है 36, और 3 रखने पे 72 है। अब देखिए दोस्तों तीनों को ट्राई करिए कि किससे करने, क्या केवल 6 से कट रहे हैं,
छः से कट जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर कहा 6 तथा 12 दोनों से, तो 12 से देखिए 12 कम 12, 12 थे 36, 12 है ना, 12 6 72 दोस्तों। और यहाँ पे है केवल 12 से, और यहाँ पे है कह रहा है दोस्तों केवल 18 से। देखिए केवल 6 से तो गलत ही बात है कि भाई केवल 6 के अलावा किसी से न कटे दोस्तों। यहाँ तो 12 से भी कट गया है जो ऑप्शन में दिखा रहा है हमें, ठीक है। 18 तो दोस्तों 12 ही नहीं कटा, तो ये भी गलती हो गया। अब बचा क्या, केवल 12, ये भी गलती हो गया। केवल 12 से कैसे कह सको, जब केवल 6 से नहीं कह सकते, केवल 12 से भी नहीं। केवल का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि 6 से कटे 12 से ना कटे, और केवल 12 का मतलब क्या है, 12 से कटे 6 से ना कटे। लेकिन ये देखिए आप 12, 36 और 72 जो आपके है ना, n का मान 1 रखने, 2 रखने और 3 रखने पर इनकी वैल्यूज जो आई है दोस्तों, वे आपकी 6 से भी कट जा रही है, 12 से भी कट जा रही है। इसलिए आपका सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन का चयन होगा दोस्तों वह बी होगा, कि ये 6 और 12 दोनों से ही दोस्तों है ना, n के प्राकृत संख्या के लिए ये चीज़ 6 और 12 दोनों से ही कट जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा आंसर हुआ बी, और बढ़ेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 को पूर्णतः विभक्त करेगी। इनमें से आखिर ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इसको दोस्तों पूर्णतः विभाजित करेगी। तो देखिए दोस्तों, सवाल को करने से पहले हम समझते हैं कि पूर्णतः विभाजित करने का मतलब क्या है दोस्तों। मान लो इसका सॉल्यूशन में से 12 तो नहीं आएगा, मान लो यहाँ एक संख्या क्या होती है दोस्तों, 12 हो, ठीक है। तो हम 12 को कैसे कह दे कि वो 3 से विभाजित है, या 10 से, या 11 से, या 13 से। तो दोस्तों हम क्या करने वाले थे, हम 12 को 3 से भाग कर रहे होते ऐसे कि 12 है ना दोस्तों, 3 चौक 12, और शेषफल क्या आ जाता, जैसे ही शेषफल दोस्तों 0 आता तो हम कह देते कि भाई हमारा शेषफल, ये तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जो 12 है वह 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो पूर्णतः विभाजित होने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एक दृष्टिकोण हमारे पास है कि अगर किसी संख्या से कोई संख्या दोस्तों ऐसे भाग हो कि उसका शेषफल क्या आ जाए दोस्तों, 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है, पूर्णतः विभाजित है। किसी भी संख्या को तभी तो पूर्णतः विभाजित कहा जाता है जब शेषफल 0 आए। जैसे 24 है और 6 से अगर भाग करें तो 6 चौक 24, और 6 से 24 पूर्णतः विभाजित है क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है दोस्तों, 0। अब एक दूसरे दृष्टिकोण से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरा दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों है, समझे। आप समझ पा रहे हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन 12 जितना छोटा तो नहीं आना। 4 की पावर 61 का मीनिंग है 4 गुणा 4 गुणा 4 कितनी बार दोस्तों, है ना, 61 बार। फिर दोस्तों 4 गुणा 4 कितनी बार, 62 बार। 4 गुणा 4 कितनी बार, 63 बार। ऐसे 64 बार। सबको दोस्तों सिंप्लीफाई करें, उन्हें जोड़ें, और तब दोस्तों इनसे बारी बारी से भाग करें और देखें शेषफल किससे 0 आया। ऐसा दोस्तों प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना, पेपर के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक, क्योंकि पेपर में तो इतना समय होता नहीं। तो दोस्तों जो शेषफल 0 वाला कॉन्सेप्ट है पूर्णतः विभाजित देने में, वो तो चले नहीं। तो फिर देखिए दोस्तों दूसरा, अभी अभी आपने जब 12 को 3 से भाग किया था दोस्तों, तो 3 चौक 12 और आपका शेषफल 0 आया था, आपने ये कहा दोस्तों। अगर मैं दूसरी तरफ हम कहें, देखिए इसी चीज़ को हमने कई बार ऐसे भी तो देखा लिखा कि भाई है ना, 12 3 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और इस तरीके से आपने कह दिया कि 4। दोस्तों इस तरीके से पूरा पूरा जब कट जा तो जो 4 बचे वो क्या बचे, भागफल। यानी कि यहाँ पे जब इस तरीके से पूरा भाग हो जाता है, यानी कि नीचे की संख्या ऊपर से पूरी पूरी कट जा, भाई 12 दरअसल क्या था, 3 गुणा 4 था, और अपने 3 को 3 से इस तरीके से काट के, और जो आपका जो 4 बचा वो भागफल है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे शेषफल क्या है दोस्तों, 0 है। यानी कि दोस्तों नीचे की संख्या अगर ऊपर से पूरी तरीके से कट जावे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, तो भी आप कह सकते हैं कि संख्या कट जाती है। जैसे 24 का 6 से कटने का मतलब क्या था, दरअसल ये क्या है, 6 गुणा 4 है, ठीक है ना दोस्तों, और आप इसे 6 से 6 को काट दे रहे हैं, और तब आपका ये जो 4 है वो भागफल बच जा रहा है। और इसका मतलब भी हुआ कि यहाँ पे भी क्या होगा, शेषफल 0 ही होगा। इसका मतलब यहाँ भी। तो दोस्तों हमें ये भी बात समझ में आ गई, अगर नीचे की संख्या ऊपर किसी ऐसी संख्या से कट जावे जो नीचे मौजूद हो, तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी चीज़ें पूर्णतः विभाजित हैं। तो देखिए दोस्तों इसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे। देखिए हम इसके को पूरा सोल्व नहीं करेंगे, इसे इस तरीके से फैक्टर के रूप में लाएंगे, और फैक्टर में कुछ ऐसा देखेंगे, या तो हम नीचे को 3 रख के ऊपर काट सकें, या हम 10 नीचे ऊपर नीचे काट सकें, या हम नीचे ऊपर 11 काट सकें, या नीचे ऊपर 13 काट सकें दोस्तों। तो दोस्तों उसके फैक्टर कर लेंगे, कॉमन वॉमन लिखे, और जो भी संख्या नीचे रखने से ऊपर कट जाएगी वही दोस्तों हमारा आंसर होगी। उसी से हम मान लेंगे इस नियम के आधार पर कि पूर्णतः विभाजित है। देखिए मैं वहाँ से क्या करूँ दोस्तों, 4 की पावर 61 कॉमन ले रहा हूँ, समझिएगा दोस्तों, है ना,
उम्मीद है आपको कॉमन समझ में आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे 4 की पावर 61 में से 4 की पावर 61 कॉमन आ जाए तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। और दोस्तों जीरो नहीं लिखा करते, इसकी गुणा में क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, 4 की पावर 61 गुणा 1 4 की पावर 61 ही बैठेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप जीरो तो नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1। तो जहाँ से पूरा का पूरा मान कॉमन हुआ दोस्तों क्या बचेगा, कॉमन के हिसाब से 1 बचेगा। अब देखिए 4 की पावर 62 में से अगर आप 4 की पावर 61 कॉमन लोगे तो दोस्तों 1 पावर 4 की बच जाएगी। 61 ही है और 1 ही 62 है ना दोस्तों, तो 62 में से 61 पावर कॉमन आके 1 पावर बची 4 की। और दोस्तों ऐसे ही 4 की पावर 63 में से आपने 61 पावर कॉमन ली, 2 पावर आपकी बची। और 64 में से दोस्तों 61 पावर कॉमन लेके आपकी 3 पावर बच गई है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो समझ में आ ही गई है आपको आराम से। 4 की पावर 61 का मतलब क्या है दोस्तों, 4 गुणा 4 61 बार, और ब्रैकेट का मतलब क्या है, कॉमन ही मतलब गुणा होता है। तो 1 प्लस 4 की पावर 1 4 होता है दोस्तों, 4 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 4 6 16, और 3 दोस्तों कितना 64। ठीक है, और देखिए 4 की पावर 61 ऐसे लिखा आपने गुणा, अब इनको जोड़ लीजिए है ना, 64 और 16 कितने हो जाएंगे दोस्तों 80, 4 84 और 1 कितना 85। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को पूरा सिंप्लीफाई तो नहीं किया, लेकिन फैक्टर के रूप में लिख दिया। अगर आप कहें कि भाई फैक्टर कैसे, भी तो पावर में भी है, तो दोस्तों अगर आप इसे खोल के ज़्यादा ज़्यादा लिखोगे तो क्या लिखो, 4 गुणा 4 कितनी बार 61 बार ऐसे गुणा के रूप में आप लिख रहे होगे। और बट गुणा में क्या दोस्तों 85, 85 को भी लिखोगे तो 17 गुणा 5 ऐसे कुछ लिख दोगे आप, 17 5 85 लिख दोगे दोस्तों, ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है, चलो मैं आपको अगर लिख भी दूँ तो क्या लिख, तो दोस्तों इस तरीके से आप इसके टुकड़े कर सकते हो है ना, यही इसके टुकड़े बैठेंगे। अब बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो नीचे रखोगे, अगर आप 3 रखोगे तो देखिए 4 गुणा 4 ये क्या है 61 बार है, यानी कि सारे के सारे 4 अगर काउंट हो यहाँ पे, ये 4 4 4 लिखे रहेंगे, और 4 कितनी बार आए होंगे 61 बार आए होंगे, बस इतना मतलब है इनका। ठीक है दोस्तों, अब बताओ 3 से ना तो कोई सा 4 कटे 61 में जी, 61 4 है ना यहाँ पे, और ना ही 17 कटे ना 5 कटे, तो नहीं कट रहा ऊपर नीचे पूरा, तो 3 से तो भाई ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि भाई ऊपर नीचे पूरा कटना चाहता तभी मान सके हम तो ये पूरा विभाजित है। अब बात करेंगे दोस्तों पहले 11 की, 11 भी ऊपर नीचे कहीं नहीं कट रहा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऐसी दोस्तों बात करें किसकी 13 की, 13 भी ऊपर नीचे ना तो 4 में से ना तो 17 में से ना 5 से, किसी से नहीं कट रहा। दोस्तों बात करें अब देखिए किसकी 10 की, तो गौर करिए दोस्तों, देखो 5 से कितनी बार कट गए 2, और जो बच गया अभी 2 उसी से उससे कोई सा 2 काट दो, नीचे से कुल मिला के 10 पूरा कट गया है ना। एक तो 5 से कट गया, जो बाकी 2 बचा वो भी ऊपर 2 से कट गया दोस्तों। इस तरीके से जो 10 है पूरी तरीके से नीचे से कट चुका है दोस्तों, और नीचे से अगर कोई संख्या पूरी तरह कट जाए इस तरीके से दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि 10 से अगर इसे आप भाग करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात जरूर समझ में आई है, इसका आंसर हुआ बी, और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 को पूर्णतः विभक्त करेगी दोस्तों। तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में दोस्तों जो कॉन्सेप्ट लगा है बिल्कुल वो लगाइए कि भाई हम इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसे क्या करेंगे फैक्टर, और इसके फैक्टर को दोस्तों उसके नीचे इनमें से रख के देखेंगे संख्याएं, और नीचे से कौन सी संख्या है जो ऊपर के फैक्टरों से पूरा पूरा कट जाएगी, और जैसे ही दोस्तों आपको ऐसी संख्या मिलेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह एक कॉमन ले लीजिए, 3 की पावर 25 कॉमन लेंगे आप दोस्तों यहाँ, और अगर आपने पूरा का पूरा 3 की पावर 25 कॉमन ले लिया तो दोस्तों इसकी गुणा में यहाँ क्या बचने वाला है 1। तो दोस्तों जहाँ से पूरी संख्या कॉमन वहाँ पे 1 पिछली बार की तरह ही, और 3 की पावर 26 में से अगर 3 की पावर 25 कॉमन आई तो 3 की 1 पावर बची दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। बीच में क्या है दोस्तों प्लस का साइन है, और यहाँ पे देखिए 27 में से 25 पावर कॉमन आने से 2 पावर बची, और 28 में दोस्तों कितनी 3 पावर बची। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, तो 3 की पावर कितना 25 गुणा ये 1 प्लस 3 की पावर 2 9 प्लस 3 की पावर 3 कितना 27। अब बताइए 27 और 3 30, और दोस्तों 10 ये 40 हो गए दोस्तों ये। तो 3 की पावर 25 का मतलब क्या 3 गुणा 3 गुणा 3 डॉट डॉट 3 गुणा 3 आप कितनी बार लिखे होंगे, ये जो 3 है अगर आप इन्हें गिने काउंट करें तो दोस्तों आपको 25 बार लिखने होंगे, जितनी पावर है उतनी बार। और दोस्तों इसका जोड़ कितना आ रहा है 40 आ रहा है। अब देखिए ये इनमें से किससे पूरा पूरा कट जाएगा, गौर करिएगा दोस्तों। अगर 11 लिखें सबसे पहले तो देखिए बताइए ये 25 3 में है ना, ये जो 3 है वो कितनी बार लिखे 25 बार, और किसी भी 3 से आप 11 को तो काट नहीं सकते, ना ही 40 कटेगा आपका। तो दोस्तों 11 तो नहीं आएगा आपका आंसर। अब अगले ऑप्शन पे चलिए 16 पे। तो देखिए दोस्तों 16 में अगर मैं इसे काट दूँ तो 4 ढाई नहीं 8 से काटते हैं, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। अब यहाँ 2 बचा, तो 2 अब यहाँ क्या बचा 5, तो 2 से 5 तो नहीं कटेगा, ना ही कोई सा 3। तो दोस्तों देखो 16 में एक गड़बड़ रहेगी, अगर 8 होता तो हो जाता काम, लेकिन 16 में दोस्तों 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16 तो कट गए, लेकिन फिर भी नीचे अभी 2 शेष बच गया, इसलिए दोस्तों 16 भी कुल मिला के आपका फेल हुआ ऑप्शन।
तो चलिए भाई ये भी गड़बड़ हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या है फिलहाल 40 है। अब अगले ऑप्शन पे चलो 25 पे दोस्तों। 25 की बात करें दोस्तों तो 5 पंजे 25 और 5 अठे 40, लेकिन दोस्तों फिर से 5 बच गया, नीचे पूरा कट जाना चाहिए ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों है ना, 3 ऑप्शन आपके कट चुके हैं। अब चौथे पे चलते हैं 30 पे। क्या 30 पूरा पूरा कट जाएगा नीचे? तो 0 कट गया और दोस्तों 3 भी कट गया, नीचे से पूरा कट गया 30 ऊपर से, तो कुल मिला के 30 से अगर आप विभक्त किया जैसे पूरी गुणा करके, तो 30 से दोस्तों ये पूर्णतः विभक्त जरूर होगा। तो आपका आंसर हुआ डी। और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहा दोस्तों, 17 की पावर 200 को 18 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अब तक हमने चीज़ें सीखी हैं वे हमारे काम आ सकती हैं बेहतर ढंग से। भाई 17 की पावर 200 का बेसिक मीनिंग तो है कि भाई 17 गुणा 17 गुणा 17 दोस्तों कितनी बार करना है, 200 बार करना है। यही 17 की गुणा दोस्तों कितनी बार होनी है, अगर काउंट करें 200 बार। ठीक है दोस्तों, पावर का मतलब क्या है, जितनी बार गुणा हो रही है उतनी पावर लगा देते हैं। और कहा जा रहा है कि अगर आप इसे 18 से भाग दें तो आपका शेषफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहीं पे बात करूं है ना, फिलहाल एकदम से यहीं पे, तो हम क्या नियम लगा सकते हैं जो अब तक हमने सीखा है। भाई हमने कहा आपको कल कि अगर हम गुणा ना करें, केवल इस 17 का ही शेषफल निकाल लें। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं 17 को 18 से भाग दूँ तो वास्तविकता तो ये है कि ये इससे छोटा है, और अगर कोई ऊपर की संख्या छोटा है तो वही जो है दोस्तों आपका क्या होगा, शेषफल होगा। तो भाई 17 ही शेषफल हो गया। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको एक और शेषफल बताया है निकालना, माइनस वाला भी है ना। अगर आपको याद हो कि भाई 18 अगर एक हम 18 ही चला दें तो शेषफल क्या बचेगा, -1। या दोस्तों ऐसे कह लो कि 18 में 17 घटाओ तो दूसरा शेषफल कितना, -1। अभी दोस्तों आपने है ना 1-2 दिन पहले जो क्लास हुई है आपकी है ना, पिछले वीडियो आपने जरूर देखी होगी जिसमें हमने प्लस और माइनस दोस्तों थंबनेल पे भी लिखा था प्लस माइनस के बारे में। तो दोस्तों ये जो शेषफल है आपके जरूर याद होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे जो माइनस वाला है ना शेषफल, ये बड़े काम का नंबर है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, 1 है। और इस 1 की खासियत क्या है, आप इसकी गुणा चाहे कितनी बार करो, 100 बार करो, 200 बार करो, 1000 बार करो, भाई 1 गुणा 1 गुणा 1 हमेशा क्या रहता है, 1। तो दोस्तों ये शेषफल आपका काम का है। 17 की पावर तो आपको गुणा करनी पड़ेगी तो भारी पड़ेगी, लेकिन 1 की गुणा तो करना आसान होता है काफ़ी, कितनी ही बार करो, क्योंकि हमेशा क्या रहने वाली है, 1 ही रहना है। तो दोस्तों अगर आप समझें कि 17 को 18 से भाग देने पर प्लस का शेषफल तो कहीं ना कहीं 17 ही है, क्योंकि 17 जो है 18 से छोटा है, लेकिन माइनस वाला शेषफल जो है आपका -1 है। तो देखिए दोस्तों, अगर 18 को वो 17 को मैं 18 से भाग दूँ और माइनस वाले शेषफल की बात करूँ -1, इसलिए प्रत्येक 17 का जो शेषफल है दोस्तों वो कितना होगा, -1 होगा। और दोस्तों क्योंकि 200 है तो देखिए 100 माइनस अगले 100 माइनस से तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और बचेगा क्या दोस्तों, 1 गुणा 1 गुणा 1, और शेषफल क्या आएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर ही क्या है दोस्तों, 1 आया। और दोस्तों ये तो हुआ इसका लंबा फॉर्मेट। अगर आप इसे एकदम से करें कि आपको एकदम सारी चीज़ें पता है, तो आपने लिखा कि 17 की पावर 200 और दोस्तों कितना 18, और हमें पता है कि भाई हम क्या करें, पूरे को भाग ना देके पूरी गुणा न करके केवल 17 को भाग दें, और 17 को भाग दें तो 17 का जो शेषफल है 18 एकम 18 अर्थात -1, और -1 की पावर अगर दोस्तों क्या होंगी, 200 होंगी। तो दोस्तों 200 का मतलब क्या, सम पावर होंगी, अर्थात पेयर बन जाएंगे। जैसे -1 की पावर कितना हो, 2 हो, तो -1 गुणा -1 में पेयर बन जाता है, माइनस माइनस कट के 1 आ जाता है। -1 की पावर दोस्तों क्या हो, 4 हो, तो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 दोस्तों है ना, जोड़े बन जाते हैं, और कुल मिला के क्या बचेगा, 1। तो दोस्तों अगर सम पावर हो तो माइनस के माइनस क्या है, सारे कैंसिल हो जाएंगे, और -1 की पावर 200 करके क्या होगा, आपको केवल 1 मिलेगा। और इस तरीके से दोस्तों हमने इसका आंसर क्या बताया, सी। तो देखिए कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाए दोस्तों, उम्मीद है जरूर समझ में आया हो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस सवाल को समझते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है दोस्तों, x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a से पूर्णतः तभी विभक्त होगा जबकि है ना n कोई भी प्राकृत संख्या हो, n कोई भी समप्राकृत संख्या हो, n कोई भी विषम प्राकृत संख्या हो, या n कोई विषम संख्या हो। इसका मतलब क्या है, n कोई भी प्राकृत संख्या अर्थात दोस्तों n का मान आपका 1 हो, 2 हो, गिनती वाले नंबर दोस्तों 4 डॉट 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 कोई भी इनमें से हो, 1 2 3 4 है ना, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप n का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए या 4 रखिए, और यहाँ पे दोस्तों इस पावर में, तो दोस्तों x माइनस ए से जब आप भाग देंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा। ऊपर नीचे कटने का मतलब ही क्या, पूर्णतः विभक्त हो जाना है दोस्तों, हमने पिछले ही क्वेश्चन में ये बात समझ ली है। और दोस्तों अगर n का मान केवल है ना 1 की तो मना होगी, 3 की मना होगी, 2 पे और 4 पे विभक्त हो जा, अर्थात दोस्तों समप्राकृत संख्या, अर्थात ये आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ कि 1 और 3 है, n का मान जो है 1 और 3 पे तो कट गया, 2 और 4 की मना होगी, तो दोस्तों क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। और n कोई भी विषम संख्या, तो यानी कि दोस्तों देखो 1 3 ये
विषम है, कोई भी विषम का मतलब क्या, चाहिए माइनस हो चाहे प्लस हो दोस्तों, कोई भी हो तब भी कट जावे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम ट्राई कर लेते हैं, हम ना 1 2 3 4 रख के देखते हैं सारे मान। अगर सारे के सारे चरों पे आ गया तो ये आंसर, अगर 2 और 4 पे आया तो ये आंसर, 1 और 3 पे आया तो ये आंसर। और दोस्तों अगर ये आया तो फिर इसे भी ट्राई कर लेंगे, माइनस वाली पावर भी रख के देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सवाल क्या था, x की पावर n माइनस a की पावर n किससे पूर्णतः कटना है दोस्तों, x माइनस e से। और कटेगा कब, जब ऊपर भी यही बन जाएगा और इससे पूरा का पूरा कट जाए। तो 1 रखते हैं, चलो n का मान सबसे पहले 1 रख लूँ। तो x की पावर कितना, 1 माइनस a की पावर 1 और बटे में दोस्तों क्या, x माइनस a। दोस्तों यहाँ भी कोई पावर नहीं, यहाँ भी तो एक ही समझी आ गई, इससे पूरा पूरा कट गया भाई, n का मान 1 रखने पे तो कट गया है दोस्तों। तो 1 वाली स्थिति तो ठीक होगी, अगर केवल ये कहें है ना कोई भी सम संख्या, तो दोस्तों एक तो भी सम है, ये वाला ऑप्शन फिलहाल 2 है दोस्तों, कट गया है। ठीक है, अब 2 पे चलेंगे, n बराबर 2 रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो x का मान 2 और a का मान कितना 2 और बटे में कितना x माइनस ए। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, x प्लस ए और क्या दोस्तों x माइनस ए। और देखिए x माइनस ए, अब देखिए कट जा रहा है, नहीं कट जा रहा है x माइनस ए, बिल्कुल कट गया। तो भाई 2 पे भी कट गया। तो दोस्तों देखिए 1 पे कटा था तो हमने क्या करा था, इस 2 वाले को मना कर दी थी भाई, इसे ये चाह रहा था कोई सम संख्या अर्थात विषम को मना करा था। एक जो है क्या है दोस्तों विषम, और जबकि n क्या है, सम है। तो दोस्तों कोई अकेला सम कहना यूँ भी गलत हुआ, विषम कहना यूँ भी गलत हुआ, ये भी विषम ही कह रहा था। तो दोस्तों 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, अगर आप चाहें तो ट्राई करें 3 को भी। तो दोस्तों मैं चलो 3 को भी करके दिखाता हूँ, 3 और ये कितना दोस्तों 3 और बटे x माइनस ए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे x माइनस ए फॉर्मूला लगा दें दोस्तों, x की 3 माइनस ए की 3 का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ए, तो बटे में दोस्तों क्या है x माइनस ए। तो दोस्तों ये भी कट जाएगा, देखिए 4 रखेंगे तब भी कट जाएगा, अर्थात 1 पे भी कट रहा है, 2 पे भी कट जा रहा है, 3 पे भी कट जा रहा है, 4 पे भी कट जाएगा दोस्तों। तो क्या n कोई भी प्राकृत संख्या हो तो दोस्तों इसका मतलब n का मान, ये वाला जो सवाल है x की पावर n माइनस ए की पावर n, x माइनस ए से पूर्णतः हमेशा विभक्त होगा n का मान कोई भी प्राकृत संख्या हो। ऐसी चीज़ों को दोस्तों आप है ना क्वेश्चन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसे फॉर्मूले के रूप में हमेशा याद रखें। जैसे कोई आपको कभी नंबर दे दे दोस्तों कि भाई आपसे पूछ रहा हो कि भाई 100 की पावर कितना, मान लीजिए 1000 दे दे दोस्तों और माइनस 1, और ऑप्शन दे दें इस तरीके से कि किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो दोस्तों इस नियम से कि भाई x की पावर क्या है 1000 है और माइनस दोस्तों है ना 1, और a की पावर यानी कि आपने इसे x समझिए, ये पावर n हो गया, और 1 की पावर तो 1000 लगा ही सकते हैं। तो देखिए ये तो आपका n का काम करे, ये आपका n का काम करे, ये आपका x का काम करे, ये किसका काम करे 1, और आपने समझा अगर ये n का मान चाहे कुछ हो, ये सम हो चाहे विषम हो, भाई ये किससे कट जाएगा x माइनस ए, अर्थात 100 माइनस 1, अर्थात ये जो चीज़ है 99 से पूर्णतः विभक्त होगी दोस्तों। इसे अगर आप सिंपलीफाई करें तो 99 से पूरा पूरा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें दोस्तों आपको डायरेक्ट यूज करके है ना आप अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऐसे कुछ रूल्स भी हैं और यहाँ पे ये रूल्स है ना इस क्वेश्चन के रूप में समझाया गया है। तो हमने समझा कि एन का ये वाली चीज़ x की पावर n माइनस ए की पावर n, एन का मान सम होने पर या विषम होने पर, यानी कि दोस्तों किसी भी प्राकृत संख्या के आधार पर x माइनस ए से पूर्णतः विभक्त जरूर हो जाएगा। इसके लिए हमने सभी दोस्तों n का मान 1 भी रखा, 2 भी रख के दिखा, 3 भी रख के दिखा। ठीक है दोस्तों, तो सभी पे कट गया है नीचे से वो, तो इसलिए हमने अपने ए आंसर लगाया। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको जरूर समझ में आई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इसके अलावा शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों आज इतना ही रखेंगे, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।